वेलकम टू TDA कॉमर्स क्लासेस। 12th इकोनॉमिक्स के डिमांड चैप्टर में देयर इज अ टॉपिक नोन एज चेंज इन द डिमांड। चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में फर्क होता है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आप लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ते हो, जहां पर आप या तो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड पढ़ते हो या तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड पढ़ते हो, जिसका डिस्कशन ऑलरेडी पिछली वीडियो में हो चुका है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि चेंज इन डिमांड का क्या मतलब होता है। व्हाट इज मेंट बाय चेंज इन डिमांड? चेंज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। चेंज इन डिमांड में या तो इंक्रीज ऑफ द डिमांड होता है या डिक्रीज ऑफ डिमांड होता है। इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ द हेडिंग चेंज इन डिमांड। इसमें डिमांड कर्व में शिफ्ट आता है, डिमांड कर्व पे मूवमेंट नहीं आता, डिमांड कर्व में शिफ्ट आता है। डिमांड कर्व में मूवमेंट कहाँ पढ़ा था हमने? एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, दैट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में पढ़ा था हमने, मूवमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। अभी हम पढ़ रहे हैं चेंज इन डिमांड, इसमें शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व होता है, या तो इंक्रीज इन डिमांड होता है या तो डिक्रीज इन डिमांड होता है। सो लेट अस सी, लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। सबसे पहले इंक्रीज इन डिमांड, इसका क्या मतलब हुआ? इंक्रीज इन डिमांड, जब हमने डिमांड की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने कई फैक्टर्स पढ़े थे अफेक्टिंग डिमांड। प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी, प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी और डिमांड, इन दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप हम पढ़ते थे लॉ ऑफ डिमांड में, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वाले टॉपिक में। सारे नाम मैंने ले लिए जिस भी नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। बट बाकी जितने फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं अदर देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अदर देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इसका मतलब हो गया कि इंक्रीज इन डिमांड रेफर्स टू increase in demand of the commodity due to other factors affecting demand and where price of commodity remains same या constant। What does that mean? Let us suppose this is my original situation। y axis पे मैं प्राइस प्लॉट करूंगी, x axis पे डिमांड प्लॉट करूंगी। At OP price, OQ is the quantity demanded and this is the original demand curve DD। हमेशा हमने पढ़ा है कि जब हम डिमांड पढ़ते हैं तो इनवर्स रिलेशनशिप होता है, क्योंकि प्राइस और डिमांड में, इसीलिए डिमांड कर्व हैज अ नेगेटिव स्लोप। वो ओरिजिन से शुरू होता हुआ नहीं दिखता है, वो ओरिजिन के अगेंस्ट होता है। इट इज डाउनवर्ड मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट हैज अ नेगेटिव स्लोप। ये ओरिजिनल सिचुएशन हमने एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन पढ़ते समय भी ऐसा ही बेस बनाया था, लेकिन यहाँ पर हमारा माइंडसेट दूसरा है। यहाँ पे हमारा माइंडसेट क्या है? हमारा माइंडसेट ये है कि हमें डिमांड में इंक्रीज लाना है, मतलब डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड अगर अभी OQ है तो मुझे इसको बढ़ा करके OQ1 तक मैं ले गई। OQ डिमांड है जिसको बढ़ा के मैं OQ1 पे ले गई, बट प्राइस मैं नहीं चेंज करूंगी, क्योंकि डेफिनेशन में साफ साफ लिखा हुआ है प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल रिमेन सेम और कांस्टेंट, मतलब सेम प्राइस पे। कमोडिटी का प्राइस कम नहीं हो रहा, फिर भी कंज्यूमर अपनी डिमांड बढ़ा रहे हैं एट द सेम प्राइस, एट द सेम प्राइस। इसका मतलब मैंने प्राइस लाइन को एक्सटेंड किया और ये मेरा अलग से नया पॉइंट हो गया। पहले मेरे पास ये कर्व था और अब मुझे ये दूसरा पॉइंट मिला है एंड इसके थ्रू मैं एक दूसरा डिमांड कर्व बनाऊंगी, नेमिंग इट एज D1 D1। ये कैसे हुआ? वी विल अंडरस्टैंड इट वंस अगेन। इंक्रीज इन डिमांड मीन्स इंक्रीज इन डिमांड ऑफ द कमोडिटी। ओके, कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज कर दी ड्यू टू अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड एंड
वेयर प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल रिमेन कांस्टेंट। एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं, कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई। इनकम इज द सेकंड फैक्टर दैट अफेक्ट्स डिमांड। फर्स्ट फैक्टर इज प्राइस, second factor is income. Let us suppose that consumers income has increased, that is why consumer is increasing the demand of the commodity. कमोडिटी का प्राइस मार्केट प्राइस सेम ही है, वो नहीं कम हुआ है, प्राइस नहीं कम हुआ है, सामान सस्ता नहीं हुआ है। ये मोटिवेशन नहीं है कंज्यूमर के पास डिमांड बढ़ाने का। कंज्यूमर के पास डिमांड बढ़ाने का क्या मोटिवेशन है कि कंज्यूमर की खुद की इनकम बढ़ गई, इसलिए वो डिमांड बढ़ा रहा है। ऑब्वियसली हम इस कर्व में वाई एक्सिस पे तो हमने प्राइस प्लॉट किया है, इनकम तो प्लॉट किया नहीं है, तो हम इस पर कुछ भी चेंज नहीं लाएंगे, क्योंकि डेफिनेशन में साफ साफ लिखा हुआ है प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल रिमेन द सेम। क्या और कोई रीजन हो सकता है इस डिमांड के बढ़ने का? हो सकता है कि बीइंग अ कंज्यूमर मुझे ऐसा लगे कि इस प्रोडक्ट के अलावा जो बाकी प्रोडक्ट्स है मार्केट में, लेट अस सपोज इस प्रोडक्ट के अलावा मार्केट में और दूसरे प्रोडक्ट्स भी, फॉर एग्जांपल ये अगर हम पेप्सी की डिमांड कर्व हम बना रहे हैं, हो सकता है कि पेप्सी के अलावा जो मार्केट में प्रोडक्ट्स है, फॉर एग्जांपल कोक का प्राइस बढ़ गया हो, कोक महंगी हो गई हो, तो अब कोक तो कोई खरीदेगा नहीं, तो लोग पेप्सी ही ज्यादा खरीदेंगे। पेप्सी का प्राइस अपने में कम नहीं हुआ है, पेप्सी का जो कॉम्पिटिटर था कोक, उसका प्राइस बढ़ गया, कोक महंगी हो गई, तो इसलिए अब अगर हम कंपेयर करें तो पेप्सी सस्ती लग रही है, इसलिए पेप्सी की डिमांड बढ़ा दी। सो ये मैंने आपको दो एग्जांपल्स दिए। पहला एग्जांपल दिया हो सकता है कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई हो, दूसरा एग्जांपल दिया हो सकता है इस प्रोडक्ट का जो कॉम्पिटिटर है, जो सब्सटीट्यूट है, वो महंगा हो गया हो, इसलिए हम इस प्रोडक्ट को अब ज्यादा खरीद रहे हो। इन एनी केस मुझे इसका प्राइस कांस्टेंट रखना है। जब मैं इस कांस्टेंट प्राइस पर प्राइस लाइन को एक्सटेंड करती हूँ इस पॉइंट तक जहां तक मेरी डिमांड बढ़ी है, तो मुझे एक नया पॉइंट मिलता है, वहां से मैंने नया डिमांड कर्व ड्रॉ करा, और एरो बनाना बहुत जरूरी है, शोइंग कि इंक्रीज इन डिमांड के केस में देयर इज अ राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व, देयर इज अ राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, एंड दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट फॉर चेंज इन डिमांड। हमारे टॉपिक का नाम है चेंज इन डिमांड। उसमें दो सिचुएशन है, या तो इंक्रीज इन डिमांड और या तो डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड में हम पढ़ते हैं कि कमोडिटी की डिमांड बढ़ गई सेम प्राइस पर, क्योंकि मेरे दिमाग में बाकी सारे फैक्टर्स चल रहे हैं, अदर फैक्टर्स चल रहे हैं जिनकी वजह से डिमांड बढ़ी। अदर फैक्टर्स में मैंने दो एग्जांपल्स कौन से दिए, हो सकता है मेरी इनकम बढ़ गई होगी, हो सकता है इस प्रोडक्ट का जो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है वो महंगा हो गया होगा। नेक्स्ट सिचुएशन दैट आई हैव is decrease in demand. Decrease in demand इसका एग्जैक्ट उल्टा होता है। Decrease in demand refers to decrease in demand of the commodity due to other factors affecting demand and where price of the good remains same or constant। डिक्रीज इन डिमांड में क्या हो रहा है, डिमांड कमोडिटी की कम हो रही है एट द सेम प्राइस ऑफ द कमोडिटी। रीजंस हम कुछ भी दे सकते हैं, हो सकता है कंज्यूमर की इनकम कम हो गई हो, कंज्यूमर के पास अब परचेजिंग पावर ही नहीं है उतनी, क्योंकि उसकी इनकम कम हो गई, इसलिए कंज्यूमर ने डिमांड कम कर दी। कमोडिटी का प्राइस नहीं बढ़ा है, कमोडिटी महंगी नहीं हो गई है, इसलिए नहीं डिमांड कम कर रहे, डिमांड इसलिए कम कर रहे हैं क्योंकि हमारी इनकम कम हो गई। या हो सकता है इस कमोडिटी के अलावा जो बाकी और सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में वो सस्ते हो गए हों, उनके प्राइसेस कम हो गए हों, इस कमोडिटी को परचेज करने का मोटिवेशन ही नहीं है कंज्यूमर के पास, क्योंकि दूसरी कमोडिटी सस्ती हो गई, इसलिए इसकी डिमांड कम हो गई। बट इन एनी केस इसका प्राइस चेंज नहीं करेंगे, दैट विल रिमेन कांस्टेंट। So let us understand this with a graphical presentation. X-axis, Y-axis origin, Y-axis पे price plot करेंगे, X-axis पे demand. At OP price, OQ quantity is demanded. हमेशा पहले ऐसे बेस बना लेंगे, उसके बाद the demand curve that I have will always be a negatively sloped curve. बेस बनाने के बाद
हमारा टॉपिक क्या है, डिक्रीज इन डिमांड। तो मुझे डिमांड कम करके दिखानी है विद द हेल्प ऑफ दिस एरो कि डिमांड कम हो रही है लेकिन प्राइस कमोडिटी का चेंज नहीं हो रहा है। तो एट दिस सेम प्राइस दिस इज द न्यू डिमांड, द डिक्रीज्ड डिमांड। इससे मेरा एक न्यू डिमांड कर्व बना D1 D1 एंड साफ साफ दिख रहा है कि ओरिजिनल डिमांड कर्व से अगर मैं कंपेयर करूं तो न्यू डिमांड कर्व इज एक्सपीरियंसिंग अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो डिक्रीज इन डिमांड में देयर इज अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व, लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। So this was the graphical presentation between increase in demand and decrease in demand. Increase in demand में क्या हो रहा था, कमोडिटी की डिमांड बढ़ रही थी दूसरे फैक्टर्स की वजह से जो हमने थ्योरेटिकली डिस्कस कर लिए, फॉर एग्जांपल इनकम, फॉर एग्जांपल प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स, और इस कमोडिटी का प्राइस कांस्टेंट या सेम रहता है। इसकी वजह से एक राइटवर्ड शिफ्ट होता है डिमांड कर्व में। डिक्रीज इन डिमांड में कमोडिटी की डिमांड कम होती है, देयर इज डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू अदर फैक्टर्स, जैसे कि कंज्यूमर की इनकम कम हो गई, दूसरे सामान सस्ते हो गए, प्राइसेस ऑफ द अदर गुड्स हैव फॉलन, दैट इज व्हाई डिमांड हैज डिक्रीज्ड। बट अगर ग्राफ की बात करें तो वाई एक्सिस पे तो प्राइस ही प्लॉट करेंगे जिसको कि कांस्टेंट दिखाएंगे, सेम दिखाएंगे। इसकी वजह से एक लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है इन द डिमांड कर्व। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द थ्योरेटिकल डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। What is the theoretical difference? Let us revise. Increase in demand में demand curve shifts to the right, जैसे कि मैंने बताया था rightward shift हो, क्यों? कंज्यूमर की हो सकता है इनकम बढ़ गई होगी इसलिए कंज्यूमर ने डिमांड बढ़ा दी। राइज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, मतलब कि अगर सब्सटीट्यूट गुड्स का मतलब हो गया, अगर हम पेप्सी की डिमांड को देख रहे हैं जो कि बढ़ गई, बट पेप्सी का जो प्राइस है वो कांस्टेंट है, पेप्सी का प्राइस कांस्टेंट है, फिर भी पेप्सी की डिमांड बढ़ गई। क्यों? क्योंकि पेप्सी का जो सब्सटीट्यूट है, लेट अस सपोज कोक, उसका प्राइस मार्केट में बढ़ गया होगा, उसका प्राइस मार्केट में बढ़ गया होगा। राइज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड, अगर पेप्सी मार्केट में महंगी हो गई तो जो लोग पहले पेप्सी खरीदते थे वो भी अब किस पे आ जाएंगे, सॉरी, अगर कोक मार्केट में महंगी हो गई तो जो लोग पहले कोक खरीदते थे वो भी अब किस में आ जाएंगे, पेप्सी की डिमांड में आ जाएंगे, पेप्सी को ज्यादा डिमांड करेंगे, इसीलिए पेप्सी की डिमांड बढ़ रही है एट द सेम प्राइस ऑफ पेप्सी। देन फॉल इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कंज्यूमर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को कैसे यूज करता है, फॉर एग्जाम्पल ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर आर टू कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, मतलब कि टू गुड्स आर यूज्ड टुगेदर टू सैटिस्फाई अ गिवन वांट। इफ यू आर जजिंग द डिमांड ऑफ ब्रेड, अगर आप देख रहे हो कि ब्रेड का प्राइस सेम है फिर भी ब्रेड की डिमांड में इंक्रीज हो रहा है जबकि ब्रेड का प्राइस सेम है, उसका रीजन हो सकता है ये होगा कि बटर का प्राइस मार्केट में कम हो गया होगा। बटर और ब्रेड इकट्ठे यूज होते हैं, टुगेदर दे आर यूज्ड। अगर बटर का प्राइस मार्केट में कम हो गया इसका मतलब बटर डेफिनेटली लोग ज्यादा खरीदने लगे हैं, और अगर बटर ज्यादा खरीदने लगे हैं तो बिना ब्रेड के बटर अकेले तो नहीं खा सकते, तो इसीलिए ब्रेड एंड बटर दोनों इकट्ठे खाए जाते हैं। अगर बटर का प्राइस कम हो गया है, बटर की डिमांड बढ़ गई होगी, इसीलिए ब्रेड की भी डिमांड बढ़ा दी, जबकि ब्रेड का प्राइस कम नहीं हो रहा, ब्रेड का प्राइस कांस्टेंट है। फेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, हो सकता है कंज्यूमर के लिए अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसका प्राइस कितना है किसी कमोडिटी का, कंज्यूमर की प्रेफरेंस है, कंज्यूमर का टेस्ट है कि उनको कोई पर्टिकुलर कमोडिटी लेनी ही लेनी है बिकॉज ऑफ देयर नीड्स, तो वो प्राइस पे नहीं ध्यान देते, फिर वो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ा देते हैं। अगर फेवरेबल चेंज है तो डिमांड विल इंक्रीज। एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज इन प्राइसेस, अगर कंज्यूमर को ये एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में किसी सामान का प्राइस महंगा हो जाएगा, बढ़ जाएगा उसका प्राइस, कोई कमोडिटी महंगी हो जाएगी, तो कंज्यूमर प्रेजेंट में उस कमोडिटी को ज्यादा खरीदेगा चाहे कुछ भी प्राइस हो, क्योंकि कंज्यूमर अवॉइड करेगा फ्यूचर में उसे और बढ़े हुए प्राइस पे खरीदने के लिए, इसीलिए वो प्रेजेंट में उसकी डिमांड बढ़ा देगा। एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इफ देयर इज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन एंड कॉम्पोजिशन, तो उसकी वजह से भी कमोडिटीज का डिमांड बढ़ जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सो दीज वर द रीजंस फॉर इंक्रीज इन डिमांड। क्यों होता है इंक्रीज इन डिमांड? ये सारे रीजंस ग्राफ पे मुझे नहीं दिखते हैं, ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, ग्राफ पे तो मुझे
वाई एक्सिस पे प्राइस ही प्लॉट करना है और उसको मुझे कांस्टेंट दिखाना है। ग्राफ में ये रीजंस नहीं प्लॉट होते, ये वो रीजंस है, थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं जो प्रूव करते हैं कि क्यों कभी कभी कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाती है विदाउट फॉल इन इट्स प्राइस। नाउ हियर आर द रीजंस फॉर डिक्रीज इन डिमांड। अगेन इसका सिर्फ ऑपोजिट, कंज्यूमर की इनकम कम हो गई तो कंज्यूमर की डिमांड कम हो गई। प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स में अगर कमी आ गई तो मींस अगर हम पेप्सी की डिमांड जज कर रहे हैं और देख रहे हैं कि पेप्सी की डिमांड सडनली कम हो गई जबकि पेप्सी का प्राइस नहीं बढ़ा, इसका एक ये रीजन हो सकता है कि जो पेप्सी का कॉम्पिटिटिव गुड है, सब्स्टिट्यूट गुड है कोक, वो सस्ता हो गया होगा, उसके प्राइस में गिरावट आ गई होगी। फॉल इन द प्राइस ऑफ कोक हैज लेड टू इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ कोक, thereby leading to decrease in the demand for Pepsi at the very same price of Pepsi, because price of the good will not change over here. Rise in prices of complementary goods. Complementary goods, again we can take the example of bread and butter. Because bread and butter are consumed together to satisfy a given want, that is why if the price of butter is increasing, then butter will not be demanded. If butter will not be demanded, then automatically the demand for bread will also fall irrespective of no change in price of the bread. Again, क्योंकि हम change in demand पढ़ रहे हैं, टॉपिक है decrease in demand, यहाँ पे commodity का own price नहीं हमें change करना है, bread का price नहीं change किया, फिर भी bread की demand क्यों कम हो गई? क्योंकि इसके साथ जो product use होता है उसका price बढ़ गया, उसकी demand कम हो गई, इसीलिए bread की भी demand कम हो गई। Unfavorable changes in taste and preferences, हो सकता है कि कोई सामान मार्केट में उसका कुछ भी प्राइस हो बट अगर अब वो कंज्यूमर के यूज का नहीं है, वो आउट ऑफ फैशन हो चुका है, वो उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंस का नहीं है, तो वो उसको नहीं खरीदेंगे। डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। एक्सपेक्टेशन ऑफ फॉल इन प्राइसेस, इफ द कंज्यूमर इज एक्सपेक्टिंग दैट प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल फॉल इन द नियर फ्यूचर, not at present, in the future. So consumer present में अपना पैसा बचाएंगे, सामान नहीं खरीदेंगे, डिमांड कम कर लेंगे ताकि वो फ्यूचर में और सस्ते प्राइसेस पे सामान खरीद पाए। तो प्रेजेंट में क्या हो रहा है? डिक्रीज इन डिमांड। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर को एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में प्राइसेस कम होंगे, इसलिए प्रेजेंट में उन्होंने डिमांड कम कर दी ताकि वो फ्यूचर में डिमांड बढ़ा सकें। And decrease in population, if there is a country where the population is low, over there demand will also be low. I hope the difference between increase in demand and decrease in demand is clear to you.